नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अनेक सवाल होते हैं। तो आपको अगर उन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ इस सीरीज में मिल जाएंगे। आपके सामने QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप जितने भी आपके थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर प्रश्न होंगे वो उनके उत्तर आपको करीब करीब मिल जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं एक जाने माने डॉक्टर गौरव खारिया। डॉक्टर गौरव खारिया अपोलो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर गौरव क्लिनिकल लीड हैं सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सेल्यूलर थेरेपी के, सीनियर कंसल्टेंट पैडियाट्रिक हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के हैं और सर के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। सर, अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ रहती है, माइनर और मेजर एक ऐसी चीज़ है जो सुनते भी हैं और हमने पहले कवर भी किया है, लेकिन एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है। सर, ये क्या चीज़ होती है? इसके बारे में पेरेंट्स को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट को टच किया है। तो थैलेसीमिया इंटरमीडिया एक टर्मिनोलॉजी है जो आई वुड से हम लोग आजकल यूज़ नहीं करते हैं, बट पहले का जो नॉमेनक्लेचर था वो इट वाज लाइक थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट एंड थैलेसीमिया माइनर। तो वो अभी भी काफ़ी लोग जो है जनरल पब्लिक को उस चीज़ का अंदाज़ा है और कुछ पीडियाट्रिक कलीग्स हैं वो अभी भी इसको थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं। बट नाउ थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन जो है उसने इसको बड़ा सिंप्लीफाई किया है। होता क्या था कि जो थैलेसीमिया इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं इनमें परेशानी क्या होती है कि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो माइनर जैसा नहीं रहता, मतलब माइनर का हीमोग्लोबिन विल बी 10, 11 और समथिंग लाइक दैट। और जो मेजर हैं उनका तो ऑब्वियसली उनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका हीमोग्लोबिन हर 3 से 4 हफ्ते में 5, 6, 7 के आसपास आ जाता है जो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया इंटरमीडिया के जो बच्चे थे, जो पहले जो टर्मिनोलॉजी ये होती थी, उन बच्चों को हीमोग्लोबिन जो है उनका वो 8, 7, 6, 9 ऐसी रेंज में रहता था। अब कन्फ्यूजन ये होता था कि क्लिनिशियंस को, पीडियाट्रिशियंस को, कि उसको हम किस तरह से ट्रीट करें। अगर उनको ब्लड ना भी दें तो भी उनका हीमोग्लोबिन इसी रेंज में रहता है, और अगर उनको ब्लड दें तो हीमोग्लोबिन बढ़ के मतलब 10-12 हो जाता है और फिर वापस वो 9 तक आ जाएगा, 8 तक आ जाएगा और वैसे ही चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो बच्चे थे ये काफ़ी निगलेक्टेड होते थे क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन 8-9 के आसपास रहता था, कोई क्लिनिशियन ट्रांसफ्यूज़न देने की वो नहीं रखता था, और जो थैलेसीमिया रिलेटेड बर्डन है वो पूरा जो नुकसान है शरीर को होता था, इनका फेशियल जो हिमोलाइटिक फीचर्स है वो आ जाते थे, तिल्ली बढ़ जाती थी, जिगर बढ़ जाता था, बट हीमोग्लोबिन यूज्ड टू बी अराउंड 8, तो इनको कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं करता था। सो दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ ग्रुप टू ट्रीट, बट नाउ इट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड. So if the hemoglobin is less, if the child is anemic, okay, after ruling out other possible causes like nutritional causes of anemia, and the hemoglobin is sort of less than 8, 9, then these kids, and child is having other features of hemolytic anemia जैसे लिवर का बढ़ा होना, तिल्ली का बढ़ा होना, है ना, और HPLC सजेस्टिव होता है थैलेसीमिया का जो भी है, तो उनको हम थैलेसीमिया मेजर के तरह ट्रीट करते हैं। अंतर ये हो सकता है कि जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट वाले, उनकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है 3 से 4 हफ्ते हो, और इन बच्चों की फ्रीक्वेंसी ये 8 हफ्ते 12 हफ्ते में फ्रीक्वेंसी इनको, बट दे ऑल्सो नीड रेगुलर ब्लड जिससे कि इनकी बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल हो और इनको ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ना हो। अब अगर हम जेनेटिक लेवल पे इसको देखें तो जेनेटिक लेवल पे कुछ एक म्यूटेशंस होते हैं जो इस तरह का प्रेजेंटेशन, फिनोटिपिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हमने देखा ई-बीटा थैलेसीमिया वाले, उनका जो है हीमोग्लोबिन इस रेंज में रहता है और उनको ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत कम पड़ती है, तो ई-बीटा थैलेसीमिया एक हो गया, सिकल बीटा थैलेसीमिया हो गया, अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो ये हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थैलेसीमिया इंटरमीडिएट एंड मेजर, बट दिस वाज अ हिस्टोरिकल टर्म। नाउअडेज इट इज जस्ट ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया, बट जो पहले थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में होते थे उनका प्रेजेंटेशन टिपिकल 6-8 महीने में नहीं होता। हो सकता है वो सिम्टोमेटिक 3 साल, 3.5-4 साल के आसपास हो,
बट उसके बाद से भी उनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है. सो दे आर पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. सो व्यूअर्स, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्या होता है, और उससे पूरी डिटेल सर ने बता दी है. तो व्यूअर्स, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप QR कोड को स्कैन कीजिए, पूरी सीरीज सुनिए. इसमें से एक एपिसोड ऐसा भी है जिसमें कि हमने ये पता किया है कि कौन सी इस तरह की सुविधाएं हैं जिनसे इस इलाज को कौन लोग मुफ्त में करा सकते हैं, किस तरह की सरकारी सुविधाएं हैं. वो एपिसोड 10 है, उसको भी आप सुनिए. अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और हमने कुछ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी है जिसपे कि आप अपने इस विषय से जुड़े किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं. आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र बचाव है इस बीमारी से. और जितने लोग इससे बच सकते हैं, जैसा कि सर ने पहले एपिसोड में बताया था कि इस मिशन जो है वो ये है कि इसको समाप्त किया जाए हिंदुस्तान से, आप भी उस मिशन में जुड़िए, साथ दीजिए और लोगों की मदद कीजिए. अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ.